नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है उत्सर्जन तंत्र। क्या टॉपिक है? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र, यह किन किन भागों से मिलकर बना है, उत्सर्जन तंत्र क्या है, उत्सर्जन तंत्र की क्यों आवश्यकता पड़ी, उत्सर्जन तंत्र शरीर में क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले जब मनुष्य पोषण करता है, ठीक है, तो उसको ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए। तो शरीर के सारे कोशिकाओं में ग्लूकोज पहुंचता है, उसका जो है मेटाबॉलिज्म होता है, चयापचय प्रक्रियाएं होती है, उसके बाद क्या होता है, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करने के बाद क्या होता है, शरीर की कोशिकाएं अपना अपना काम करती है, श्वसन वहन वगैरह सब करती है। ठीक है, अब शरीर के अंदर होने वाली इतनी सारी अभिक्रियाओं के कारण अब शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, वर्जित पदार्थ बोलते हैं इसको, वेस्ट मटेरियल होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, जिसका कि उस कोशिका में कोई काम नहीं है। शरीर के सारे कोशिकाओं में यह चीज बनता है। ठीक है, तो शरीर के सारे कोशिकाओं में अपशिष्ट पदार्थ कुछ बन जाते हैं जिसका उस कोशिका के अंदर कोई काम नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई काम नहीं है तो उसको वैक्यूल में स्टोर भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कब तक स्टोर करेंगे, फिर बनेगा, फिर स्टोर करेंगे, फिर सेल ही वैक्यूल ही जो है साइज छोटा होता है एनिमल सेल में। ठीक है, इसके अलावा करें तो करें क्या, क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थ हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं, कोशिका के अंदर होने वाली गतिविधियों के लिए हानिकारक होते हैं ये अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, तो इस अपशिष्ट पदार्थ का रिमूवल, इस अपशिष्ट पदार्थ को कोशिका से बाहर करना जरूरी है। ठीक है, तो शरीर के सारे कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करना जरूरी है। तो वहां से क्या होगा कि ब्लड के थ्रू वहां से सारे अपशिष्ट पदार्थों को किडनी में फिल्टर कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? ब्लड के थ्रू किडनी में फिल्टर कर लिया जाएगा। फिल्ट्रेशन क्या बोलते हैं? निस्यंदन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन करने के बाद बाकी जो है प्योर ब्लड वापस जो है हार्ट में भेज दिया जाएगा, और फिल्ट्रेशन करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको यूरिन के थ्रू, मूत्र के द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाएगा अपशिष्ट पदार्थों को। ठीक है, तो इसी क्रम में हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि उत्सर्जन तंत्र क्यों आवश्यकता पड़ी, ये समझ में आया। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र क्या काम करता है ये भी समझ में आया, उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालता है। अब हम बात कर रहे हैं उत्सर्जन तंत्र किन किन चीजों से बना है। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र में तीन चीजें हैं। एक है किडनी, वृक्क जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वन पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ा वृक्क है। ठीक है, एक जोड़ा जो है यूरेटर है। क्या है? यूरेटर, जिसको क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी बोलते हैं। ठीक है, तो किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, वृक्क हो गया और मूत्रवाहिनी हो गया। एक हो गया मूत्राशय। ठीक है, इसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। तो ये तीन चीज मिलके जो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। तो सबसे पहला क्या हो गया? वृक्क। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? किडनी। दूसरा क्या हो गया? यूरेटर, जिसको क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी। ठीक है, तो दूसरा हो गया मूत्रवाहिनी, जो क्या बोलते हैं? यूरेटर। और तीसरा हो गया आपका, तीसरा भाग जो है ये है मूत्राशय। ये क्या है? मूत्राशय। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब इसका काम बताते हैं आपको तीनों चीज का। वृक्क का क्या काम है, मूत्रवाहिनी का क्या काम है, मूत्राशय का क्या काम है। ठीक है, वृक्क जो संरचना है, वृक्क जो है वृक्क के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वृक्काणु होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे वृक्काणु होते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। और वृक्काणु में ही फिल्ट्रेशन होता है, निस्यंदन होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्काणु में होता है। पहली बात, मूत्र का निर्माण होने के बाद मूत्र जिस मार्ग से जाता है बाहर, उस मार्ग को क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी। ठीक है, मूत्रवाहिनी से जहां कुछ समय के लिए जमा रहता है, जैसे अभी आप पानी पिए, अभी तुरंत मूत्र विसर्जन के लिए नहीं चले जाएंगे, कुछ समय तक जो है पानी जो है फिल्टर होने के बाद कहाँ रहेगा? स्टोर रहेगा, कहीं जमा रहेगा। तो जहां पे जमा रहता है वही क्या है? मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का कैपेसिटी होता है 300 ml, 400 ml, 500 ml। ब्लड जब इसमें जमा हो जाता है
तो 300 ml के बाद जनरली एक सामान्य वयस्क में जो है उसको जो है स्टिमुलेशन मिलता है कि हाँ अब क्या होगा, मूत्र विसर्जन करने के लिए जाना चाहिए। स्ट्रेच रिसेप्टर होता है इसमें, ये मूत्राशय जो होता है ये फैलता सिकुड़ता है, ठीक है। तो जब इसमें मूत्र भर जाएगा तो ये थोड़ा सा फैलेगा, फैलने से क्या होगा कि ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि जो है मूत्राशय भर गया है और मूत्र विसर्जन के लिए जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मूत्राशय का काम क्या है, कुछ समय के लिए टेम्पोररी अस्थायी रूप से मूत्र को स्टोर करके रखना, ठीक है। तो वृक्क हो गया, मूत्रवाहिनी हो गया और मूत्राशय हो गया, किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब लास्ट में यह जिस मार्ग से निकलता है उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा बोलते हैं इसको। तो ये सब स्ट्रक्चर मिलके, ये सब संरचना मिलके आपका किस चीज का निर्माण करता है, उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं वृक्क की संरचना, वृक्क के अंदर क्या है, ठीक है। तो पहले आप ये देख लीजिए कि ये क्या है, ये जो लाल रंग का और ब्लू रंग का आया है आपके पास, लाल और ब्लू रंग का, ये लाल और ब्लू रंग का क्या है, धमनी और शिरा है। क्या है, धमनी और शिरा है। तो वृक्क, धमनी और वृक्क शिरा क्या क्या है, वृक्क, धमनी, वृक्क, धमनी और क्या है, वृक्क शिरा, वृक्क शिरा। इसका क्या मतलब है ये समझिए। इसका मतलब ये है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीनल वेन, रीनल वेन, और ये क्या है, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, ठीक है। तो जो ब्लड आता है उसी ब्लड का ही फिल्टर करना है। ब्लड में ही क्या आया है, अपशिष्ट पदार्थ आया है। तो ब्लड जो आया, जो रुधिर आया, उस रुधिर का यहाँ क्या होगा, यहाँ पे निस्यंदन होगा, किसके द्वारा, नेफ्रॉन के द्वारा, वृक्काणु के द्वारा। तो ये वृक्क धमनी से आएगा रक्त, ठीक है, और उस रक्त का क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, उसका मूत्र निर्माण होगा, और वापस मूत्र निर्माण होने के बाद जो शुद्ध रक्त है वो वापस वृक्क शिरा से वापस चला जाएगा। तो वृक्क धमनी से आएगा और वृक्क शिरा से वापस चला जाएगा, ठीक है। वापस कहाँ चला जाएगा, हृदय में चला जाएगा, ठीक है। अब वृक्क धमनी जो अंदर आया है, वृक्क धमनी का ही ब्रांच होगा, वृक्क धमनी का शाखा होगा, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी बोलते हैं वृक्क धमनी की शाखा। और वही जो है हर नेफ्रॉन को ब्लड देगा और नेफ्रॉन के अंदर क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, उसकी बात करेंगे। तो अभी आपको क्या बताया हम, उत्सर्जन तंत्र किस किस चीज से बना हुआ है, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की, वृक्क की संरचना। तो एक किडनी का जो है संरचना के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो आपको किडनी दिख रहा है, वृक्क, इसके अंदर दो भाग होता है, एक बाहरी भाग और एक आंतरिक भाग, ठीक है। तो अंदर का भाग जो होता है उसको बोलते हैं हम मध्यांश, मेडुला। क्या बोलते हैं, मध्यांश, मेडुला। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, मध्यांश, मेड्यूला, जो अंदर का भाग है, ठीक है। और जो बाहर का भाग है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, वल्कुट। ये जो बाहर का भाग है इसको क्या बोलते हैं, वल्कुट या फिर कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो अंदर का भाग है उसको क्या बोले हम, मेडुला, मध्यांश। अब आगे इसके अंदर की संरचना देखिए, मेडुला के अंदर जो ये आपको ट्रेंगुलर ट्रेंगुलर दिखा है, त्रिभुजाकार आकृति, ठीक है, ये मेडुलरी पिरामिड है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मध्यांश पिरामिड। क्या बोलते हैं इसको हम, मध्यांश पिरामिड, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मध्यांश पिरामिड, मध्यांश पिरामिड, ठीक है। अब मध्यांश पिरामिड, दो मध्यांश पिरामिड के बीच में जो है कुछ जो है कॉलम लाइक स्तंभ नुमा स्ट्रक्चर है, स्तंभ नुमा संरचना है। एक स्तंभ हुआ, ये एक दूसरा स्तंभ हुआ, तीसरा स्तंभ हुआ, ये स्तंभ नुमा संरचना है दो मध्यांश पिरामिड के बीच में। तो इस स्तंभ का नाम है, इस स्तंभ का नाम है, क्या नाम है, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब बर्तीनी के स्तंभ। क्या नाम है इसका, बर्तीनी के स्तंभ, कॉलम ऑफ बर्टीनी, इस स्तंभ का नाम, ठीक है। तो अभी हम बता क्या रहे हैं आपको हम वृक्क की संरचना बता रहे हैं, किडनी का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। किडनी के स्ट्रक्चर में क्या होता है, बाहरी भाग होता है वल्कुट, अंदर का भाग क्या होता है, मध्यांश। मध्यांश में क्या होता है, पिरामिड होता है, उसको मध्यांश पिरामिड बोलते हैं। दो मध्यांश पिरामिड के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, बर्तीनी के स्तंभ बोलते हैं, ठीक है।
अब जब क्या होगा कि इस बीच में यहाँ क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे वृक्काणु होते हैं। क्या होते हैं? वृक्काणु होते हैं। लगभग 10 लाख वृक्काणु एक किडनी में होते हैं। ठीक है, तो वृक्काणु से मूत्र का निर्माण होकर मूत्र कहाँ चला जाता है? रीनल पेल्विस में। कहाँ चला जाता है? ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे फैला हुआ स्ट्रक्चर, जहां पे आके सारा पिरामिड मिला है, उसको क्या बोलते हैं हम? इस वाले रीजन को, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? पेल्विस। ठीक है, तो रीनल पेल्विस बन गया। पेल्विस में पहले कहा जाएगा, क्या जाएगा? मूत्र जाएगा। पेल्विस के बाद मूत्र कहाँ चला जाएगा? इस मूत्रवाहिनी में। ठीक है, और मूत्रवाहिनी से कहाँ चला जाएगा? मूत्राशय में। फिर मूत्र मार्ग से बाहर चला जाएगा। तो किडनी का स्ट्रक्चर बताया। ठीक है, ये ऊपर जो दिख रहा है ये आपको छोटा सा दोनों किडनी में, ये एड्रिनल ग्लैंड है। ये आपको ग्लैंड वाले ग्रंथि वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे अलग से। ठीक है, तो अभी हम आपको क्या बताएं? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? उत्सर्जन तंत्र क्या है? किस किस चीज से मिलकर बना है? ठीक है, और उत्सर्जन तंत्र में हम बताए वृक्क की संरचना। तो आइए अब देखते हैं वृक्काणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, वृक्काणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। जो वृक्क की संरचना है, वृक्क की संरचना में वल्कुट होता है और क्या होता है? मध्यांश होता है, मेडुला और कॉर्टेक्स। ठीक है, तो कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों ही भाग में जो होता है वृक्काणु होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। और यही नेफ्रॉन जो है क्या है? फंक्शनल यूनिट है। जो कार्य करने का जो इकाई है वो यही नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में ही सही मायने में क्या होता है? मूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहले वृक्काणु की संरचना पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि मूत्र का निर्माण वृक्काणु में कैसे होता है। ऐसे ऐसे लाखों नेफ्रॉन होते हैं एक वृक्क में। किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं? लाखों नेफ्रॉन होते हैं। डाटा याद करने की आपको जरूरत नहीं है कितने होते हैं। ठीक है, तो वृक्काणु की संरचना में देखिए, ये देखिए एक जो है धमनिका, धमनी, बड़ी धमनी को धमनी बोलते हैं, छोटी धमनी को क्या बोलते हैं? धमनिका बोलते हैं। आर्टरी और आर्टरियोल। ठीक है, तो ये जो आ रही है धमनी, जो कि इस बोमेन संपुट के अंदर आ रही है। कहां आ रही है? बोमेन संपुट के अंदर। तो ये क्या है? बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। ठीक है, तो इसके अंदर जो धमनिका आ रही है, ये धमनिका, इस धमनिका का नाम क्या है? इस धमनिका का नाम है अभिवाही धमनिका। क्या नाम है? अभिवाही, अभिवाही धमनिका। ठीक है, तो आपको सारे भाग का नाम बता रहे हैं। आपको वृक्काणु के अंदर जो संरचना है उसके सारे भाग का नाम बता रहे हैं। क्या नाम है? अभिवाही धमनिका, एफेरेंट आर्टरियोल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एफेरेंट आर्टरियोल। तो देखिए ये जो संरचना है ये क्या है? बोमेन संपुट है। इसके अंदर जो ये देख रहे हैं आप धमनिका, यहाँ आगे जो है गुच्छा नुमा स्ट्रक्चर बनाया है, गुच्छा नुमा संरचना, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है, या फिर कहीं कहीं आपको कभी कभी एग्जाम में कोशिका गुच्छ भी लिखा हुआ आ सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ग्लोमेरुलस और कोशिका गुच्छ एक ही बात है। तो ग्लोमेरुलस ये संरचना है, ये बोमेन संपुट है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस है। इसके अंदर जो धमनी आई, धमनिका, उसको क्या बोले? अभिवाही धमनिका। इसके अंदर से जो धमनिका निकलेगी उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम अपवाही धमनिका। उसको क्या बोलेंगे? अपवाही धमनिका। ठीक है, तो अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका, एफेरेंट आर्टरियोल और इफेरेंट आर्टरियोल। ठीक है, तो ये दो हो गया। आपको वृक्काणु की संरचना बता रहे हैं हम। वृक्काणु की संरचना में अब आगे देखिए आप, ये क्या हो गया? बोमेन संपुट। बोमेन संपुट में क्या होता है? निस्यंदन। क्या होता है? निस्यंदन, मतलब फिल्ट्रेशन। उसके बाद जो है फिल्ट्रेशन के बाद जो है लिक्विड कहा जाएगा आगे, फिल्टर्ड लिक्विड कहा जाएगा आगे, निस्यंदन होकर जो तरल पदार्थ है आगे जाएगा। ये जो संरचना है, ये संबलित जो कन्वोल्यूटेड कर्व पार्ट जो है, ठीक है, इसके बारे में जो है आपके एनसीईआरटी में, जो 10वीं कक्षा का विज्ञान का एनसीईआरटी है, पेज नंबर 123 में लिखा हुआ है। आप लोग देखिएगा निकाल के। इसके बारे में लिखता है
जो समीपस्थ है और दूरस्थ है, प्रॉक्सिमल और दूरस्थ को एक साथ लिख दिया, दोनों को एक साथ मिला के क्या लिख दिया, समवलित नलिकाएं। क्या लिख दिया है, समवलित नलिकाएं। दोनों को एक साथ क्या बोला है, समवलित नलिकाएं। ये जो है ये किसके पास है, वोमेन संपुट के पास है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं समीपस्थ समवलित नलिकाएं। फिर यहां से ये नलिका इधर जाती है, इधर जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर ये नलिका जो है यहाँ आके संग्राही नलिका में मिल जाती है, कलेक्टिंग डक्ट में। तो जो वोमेन संपुट के पास है उसका नाम है समीपस्थ समवलित नलिका, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, और जो वोमेन संपुट से दूर है ये, ठीक है, इसका नाम है दूरस्थ समवलित नलिका। जो पास है प्रॉक्सिमल, जो दूर है वो डिस्टल, समीपस्थ और दूरस्थ। ठीक है, तो आइए इसका नाम क्या है, समीपस्थ समवलित नलिका। ठीक है, तो समीपस्थ समवलित नलिका, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वोमेन संपुट के पास है। वोमेन संपुट से दूर है तो इसका नाम क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब दूरस्थ समवलित नलिका। ठीक है, ये तो हो गई ये बात। उसके बाद ये जो नीचे जो नलिका आई है इसको क्या बोलते हैं, हेनले लूप। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, हेनलेज लूप। और हिंदी बोले तो इसको क्या बोलते हैं, हेनले पास। क्या बोलते हैं, लूप को हिंदी में क्या बोलते हैं, पास। तो हेनले पास, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेनलेज लूप, हेनले का पास। ठीक है, तो वृक्काणु के संरचना में क्या क्या बताया आपको हम, वोमेन संपुट होता है, वोमेन संपुट के अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, उसके बाद समीपस्थ समवलित नलिका, फिर हेनले पास, फिर क्या होता है, दूरस्थ समवलित नलिका। उसके बाद ये जो संरचना है जिसके अंदर आके दूरस्थ समवलित नलिका जो है मिलती है, इसको बोलते हैं संग्राही नलिका। क्या बोलते हैं, संग्राही नलिका, या फिर इसको हिंदी संग्राही नलिका, या फिर इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे आके कलेक्ट होता है, यूरिन जमा होता है, संग्रह होता है, मूत्र का यहाँ पे संग्रह होता है, तो कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये आपको वृक्काणु की संरचना बताया, वृक्काणु के क्या क्या भाग हैं। वृक्काणु में जो ब्लड आएगा, रुधिर आएगा, वो कैसे आएगा, अभिवाही धमनिका से निकल के जाएगा, वो कैसे जाएगा, अपवाही धमनिका से। ठीक है, उसके अंदर जो निस्यंदन होगा, वो निस्यंदन कहाँ होगा, ग्लोमेरुलस में होगा, फिल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस जो जिस भाग में होता है, जिस कप से प्यालानुमा संरचना जो है, वोमेन संपुट कैसा है, प्यालानुमा संरचना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्यालानुमा संरचना, प्यालानुमा संरचना। ठीक है, तो ये क्या है, वोमेन संपुट प्यालानुमा संरचना। इसके अंदर ग्लोमेरुलस है, यहां से फिल्ट्रेशन होगा, निस्यंदन होगा, तो कहां जाएगा, जाएगा समीपस्थ समवलित नलिका में। ठीक है, समीपस्थ समवलित नलिका से हेनले पास, हेनले पास से वापस दूरस्थ समवलित नलिका, दूरस्थ समवलित नलिका से संग्राही नलिका। तो ये हो गई वृक्काणु की संरचना। वृक्काणु की संरचना के बाद आपको हम पढ़ाएंगे कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है। क्या बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो बार बार नोटिफिकेशन आएगा कि नया क्या चैप्टर अपलोड हुआ है, इसके आगे का टॉपिक कब अपलोड होगा, ये आपको पता चलते रहेगा। और आगे इसी तरह का वीडियो देखते रहे, अपने साथियों को दिखाएं और खुद भी लाभान्वित हो और दूसरों को भी लाभान्वित करें। इसके बाद अगला टॉपिक हम देखेंगे, तो इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मूत्र का निर्माण। ठीक है।